अभी तक हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को इस कांच के गुटके से समझा। हमने देखा जब प्रकाश की किरण इस कांच के गुटके में आपतित होती है और इससे बाहर निकलती है तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो आपतित किरण है और निर्गत किरण, इनके दिशा एक ही होती है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, बस ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कांच के गुटके के आमने सामने वाले फलक यदि हम देखें तो ये समांतर हैं। इस फलक के समांतर ये फलक है, चाहे ये दोनों को देखो, ये दोनों भी समांतर है। इसलिए आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। यदि मैं इस कांच के गुटके के बदले एक ऐसी वस्तु लूं जिसके आमने सामने के फलक एक दूसरे के समांतर ना हो बल्कि एक दूसरे से कोई कोण बनाते हों, जैसा कि ये प्रिज्म भी एक पारदर्शी माध्यम है। हम देख सकते हैं ये कांच का बना हुआ प्रिज्म है। इसमें हम देख सकते हैं ये आयताकार फलक है। ऐसे आयताकार पृष्ठ इस प्रिज्म में 3 है, 1, 2 और ये 3। और इसमें 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ भी हैं, ये एक और ये दूसरा। इसका मतलब प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो कि 3 आयताकार पृष्ठ से और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ से बंधा हुआ है। ये जो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं ये तो एक दूसरे के समांतर हैं, पर ये जो आयताकार पृष्ठ हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से कोई ना कोई कोण बनाते हुए हैं। मतलब इस प्रकार का यदि हम प्रिज्म लें तो इसके 2 पृष्ठ आयताकार वाले एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए होंगे और ये दोनों पृष्ठ जो एक दूसरे पर झुके हुए हैं, चाहे आप इधर 2 देखें या इधर 2 प्रिज्म देखें, ये सारे एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हैं। ये दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे क्योंकि इन्हीं में से प्रकाश का अपवर्तन होगा। और जब हम प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से पार करवाते हैं तो क्या इसमें भी अपवर्तन उसी प्रकार से होगा जैसा कि इस कांच के गुटके में हुआ था? इसको चेक करने के लिए हम एक लेज़र लाइट लेंगे। इस लेज़र लाइट को इस प्रिज्म से पार करवाएंगे और देखेंगे क्या प्रकाश उसी प्रकार अपवर्तित होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इस कमरे को अंधेरा कर देते हैं। अभी जो हमने लेज़र लाइट और प्रिज्म के साथ प्रयोग देखा उसका सैद्धांतिक चित्र बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ ABC ये रिप्रेजेंट करता है प्रिज्म को और ये PQ जो किरण इस प्रिज्म पर पड़ रही है वो किरण कहलाएगी आपतित किरण। इस Q बिंदु पर यानी कि अपतन बिंदु पर यदि हम AB पृष्ठ पर एक लंब खींचें तो वो लंब रेखा कहलाएगी अभिलंब और इस अभिलंब और अपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो कहलाएगा अपतन कोण। अब जैसे ही प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पे आपतित होती है, चूंकि ये प्रिज्म पारदर्शी माध्यम है, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और यहाँ पर जो किरण मुड़ेगी उस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण, जिसे हम QR से दर्शा रहे हैं। ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी और जो कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बन रहा है वो कहलाएगा अपवर्तन कोण। यहाँ पर जब ये किरण इस फलक AC पर आपतित होगी तो यहाँ पर फिर से इसका अपवर्तन होगा। इस अपतन बिंदु R पर जब हम एक लंब खींचते हैं तो ये लंब रेखा कहलाती है अभिलंब इस AC फलक के लिए और प्रकाश की किरण यहाँ से फिर मुड़ जाती है और इस बार ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, इसलिए अभिलंब से दूर झुकेगी, यानी कि ये जो किरण RS है वो नीचे के डायरेक्शन में चली जाएगी और इस किरण RS को हम कहते हैं निर्गत किरण और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण कहलाता है निर्गत कोण। और ये कोण जो अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच का बना, ये भी हम
अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं और इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए R1 और R2 से इंडिकेट करते हैं। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण सीधे PQ आगे की ओर निकलने वाली थी, यानी कि ये PQ होते हुए इस U रास्ते की ओर आगे निकलने वाली थी। लेकिन अब प्रिज्म रखा है, इसलिए किरण बैंड हो गई है और RS मार्ग से निकल रही है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण है और निर्गत किरण, इन दोनों की दिशा समान नहीं है, बल्कि निर्गत किरण की दिशा चेंज हो चुकी है और इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनता है, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम दर्शाते हैं डेल्टा से और इसे हम कहते हैं विचलन कोण। अब हम अपतन कोण, निर्गत कोण, प्रिज्म कोण, विचलन कोण, इन सब के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने एक प्रिज्म लिया है ABC। इस प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC, जिनका आधार है BC, और इन दो अपवर्तक पृष्ठ के बीच में कोण बन रहा है A, यानी कि A है प्रिज्म कोण। अब यहाँ पर देखें तो PQ एक किरण है जो कि इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है, यानी कि PQ आपतित किरण है और Q जो है वो अपतन बिंदु है। अब हम इस अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे MO और ये लंबवत रेखा अभिलंब का काम करेगी अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए। अब इस PQ आपतित किरण और अभिलंब MO के बीच में जो कोण बन रहा है, यानी कि कोण PQM, ये कोण है अपतन कोण। इसको हम दर्शाएंगे I1 से। अब हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के पास झुकती है। तो यहाँ पर भी ये जो PQ किरण है अब इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी, यानी इस कांच में प्रवेश करेगी, तो ये अभिलंब के पास झुकेगी और इस किरण को हम दर्शा रहे हैं QR से, यानी कि QR अपवर्तित किरण है। यहाँ पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हम ले रहे हैं R1 से। अब यही किरण प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ यानी कि AC से टकराएगी और जब ये AC से टकराएगी तो यहाँ पर ये R बिंदु इस फलक के लिए अपतन बिंदु की तरह कार्य करेगा और इस अपतन बिंदु से फलक AC पर खींची गई लंबवत रेखा ये इस फलक AC के लिए अभिलंब की तरह कार्य करेगी, यानी कि NO इस पृष्ठ AC का अभिलंब कहलाएगा। अब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी, यानी कि कांच से वायु में प्रवेश करेगी, यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी और इस स्थिति में प्रकाश की किरण अब अभिलंब से दूर झुकेगी, यानी कि जो किरण अब बाहर निकल रही है इस प्रिज्म के RS ये अभिलंब से दूर झुकी है, इसलिए ये नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो कि हम अभिलंब NO के साथ देख रहे हैं, इसे हम R2 से दर्शा रहे हैं और जो किरण बाहर निकल रही है यानी कि किरण RS ये प्रिज्म से बाहर निकलने के कारण इसे हम निर्गत किरण का नाम देंगे। अब निर्गत किरण RS और अभिलंब NO के बीच का कोण कहलाएगा निर्गत कोण, जिसको हम दर्शाएंगे I2 से, यानी कि कोण NRS बराबर I2। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो जो आपतित किरण है PQ ये सीधे के सीधे आगे निकल जाती, जिसको हम यहाँ पर डॉटेड रेखा से दर्शा रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन है आगे की ओर बढ़ती हुई PQ से, ये आपतित किरण की वास्तविक दिशा होती यदि ये प्रिज्म नहीं होता। ये प्रिज्म के होने के कारण ये किरण मुड़ गई है और बाहर निकलते हुए RS की दिशा में बाहर निकल रही है, यानी कि ये जो कोण है इन दो किरणों के बीच में, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, ये कोण कहलाता है विचलन कोण, क्योंकि ये टोटल विचलन को बता रहा है आपतित किरण का। इसलिए यहाँ इस चित्र में देखें तो कोण UTS ये होगा विचलन कोण।
जिसको हम दर्शाते हैं डेल्टा से। अब इसी चित्र में हम देखें तो ये पी क्यू आगे की तरफ बाहर निकल रही है, यानी कि पी यू जो रेखा है और एम और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इस चित्र में यदि हम देखें, थोड़ा सा इसको हम जूम करके देखें तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एम क्यू पी, ये बराबर होना चाहिए यू क्यू ओ के, यानी कि ये I1 है तो इधर भी I1 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं इस कोण में दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला हिस्सा जिसको हमने R1 से दर्शाया है, तो ये बाकी वाला कोण होगा, यानी कि कोण TQR, ये हो जाएगा I1 माइनस R1। उसी तरह हम दूसरे फलक के लिए देखें तो ये जो किरण है TS, इसको अभिलंब कट कर रहा है NO, और यहाँ पर भी दो रेखा एक दूसरे को कट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो यदि NRS I2 के बराबर है तो इस चित्र में TRO भी I2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये जो अंदर का कोण बन रहा है TRO, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है QRO जिसको हमने R2 का नाम दिया है, और दूसरा है QRT। तो ये बचा वाला कोण QRT ये बराबर हो जाएगा I2 माइनस R2 के, क्योंकि हमने I2 में R2 को हटा दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास दो कोण और मिले, एक तो कोण TQR बराबर I1 माइनस R1 और दूसरा है TRQ बराबर I2 माइनस R2। अब अपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण, इन सब के बीच में संबंध निकालने के लिए हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज देखते हैं TQR में। ये कौन सा त्रिभुज है? ये जो ऊपर बन रहा है यही त्रिभुज को हम लिए हैं। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है वो अंदर के आंतरिक दोनों कोणों के बराबर होता है। मतलब जो बाह्य कोण है वो आंतरिक अपोजिट दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है ये UTS, और आंतरिक इसके दो कोण हैं, कोण TQR और TRQ। तो हम इससे समीकरण लिखेंगे, एंगल UTS बराबर एंगल TQR प्लस एंगल TRQ। एंगल UTS क्या है? विचलन कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा बराबर TQR का मान लिखेंगे I1 माइनस R1 प्लस TRQ का मान लिखेंगे I2 माइनस R2। अब बस समीकरणों को हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर होगा, हम जो दो अपवर्तक कोण बन रहे थे उनको एक साथ ले लेते हैं, और निर्गत कोण और अपतन कोण को एक साथ ले लेते हैं। तो I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में माइनस R1 प्लस R2, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज OQR, मतलब ये नीचे वाला त्रिभुज। अभी हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया था, अब उसके जस्ट नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी तीनों कोणों का योग हम 180 के बराबर करेंगे। इस त्रिभुज में कोण R1 प्लस R2 प्लस तीसरा कोण यानी कि QOR बराबर हो जाएगा 180, यानी कि कोण QOR बराबर होगा 180 माइनस R1 प्लस R2। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब हम इसी चित्र में चतुर्भुज AQOR लेंगे। हम जानते हैं एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो चारों कोणों का योग करते हैं। यहाँ पर ये पहला कोण हम लेंगे प्रिज्म कोण यानी कि A, दूसरा कोण है AQO प्लस कोण QOR प्लस कोण ORA,
इन चारों को जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा 360 के। अब यहाँ देखते हैं A प्लस एंगल AQO, ये कितना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं MO AB पर खींचा हुआ अभिलंब है, तो ये कोण होगा 90 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे 90 प्लस ये जो कोण QOR है, इसको अभी हमने समीकरण 2 से देखा, इसका मान हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। सेम यहाँ पर देखते हैं एंगल ORA, यहाँ पर NO जो है वो AC फलक पर अभिलंब था, यानी कि वो कितने का कोण बनाएगा, 90 का। तो इस कोण को भी हम लिखेंगे 90। अब ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। अब आगे हल करेंगे, A प्लस 90 और 90 को जोड़ने से होगा 180, तो 180 लिख दिए डायरेक्ट, प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। अब 180 प्लस 180 होगा 360, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। अब हमको प्रिज्म कोण का मान एक साथ रखना और बाकी सबको समीकरण को में जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग इक्वल टू के दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे A इक्वल टू 360 माइनस ये 360 उधर जाएगा तो माइनस 360, और ये R1 प्लस R2 माइनस साइन के साथ है, ये भी इक्वल टू के सट जाएगा तो प्लस R1 प्लस R2। जब हम पक्षांतर करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ हल करेंगे आगे तो हमको मिलेगा A बराबर R1 प्लस R2, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3, यानी कि दो अपवर्तक कोणों का योग किसके बराबर हो रहा है, प्रिज्म कोण के। अब यहीं आगे हम देखेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब इस R1 प्लस R2 के जगह पर हम लिख देंगे A, और हमको मिलेगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। और यहाँ से इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो विचलन कोण का मान है वो अपतन कोण पर निर्भर करता है। अब इस समीकरण को और सिंप्लीफाई करें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस A राइट हैंड साइड में है तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो डेल्टा प्लस A इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योगफल अपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। और यही चारों में संबंध है। अब इस समीकरण से ये एक और चीज़ स्पष्ट है कि जो विचलन कोण का मान है वो तो अपतन कोण पे निर्भर कर रहा है। और 12th क्लास के सिलेबस में एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें कि अपतन कोण और विचलन कोण के बीच में हमको संबंध ज्ञात करना है, आई डेल्टा ग्राफ बनाना है, और इसकी सहायता से हमें न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग द्वारा ये पाया गया है कि अपतन कोण का मान बढ़ाने से पहले तो विचलन कोण का मान घटने लगता है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि अपतन कोण का मान बढ़ाने से विचलन कोण भी बढ़ जाता है। मतलब पहले तो विचलन कोण का मान घट रहा है, फिर विचलन कोण का मान बढ़ने लगा। तो विचलन कोण का वह मान जो सबसे कम हो उससे हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, जिसे हम इंग्लिश में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के नाम से जानते हैं, और इसे हम दर्शाते हैं डेल्टा M से, M फॉर मिनिमम एंड डेल्टा फॉर डेविएशन, इसलिए इसको दर्शाया जाता है डेल्टा M से। और प्रयोग में यानी कि प्रैक्टिकल में हमको इस I अपतन कोण और डेल्टा यानी कि विचलन कोण के बीच में ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ की सहायता से ही हम इस न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करते हैं, और इस I और डेल्टा के बीच के ग्राफ को हम I डेल्टा ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। और जब ये I डेल्टा ग्राफ बनता है तो किस प्रकार दिखेगा, हम x अक्ष में अपतन कोण का मान लेते हैं और y अक्ष में विचलन कोण का मान लेते हैं। प्रयोग में क्या पाया गया है, अपतन कोण बढ़ाने से विचलन कोण का मान शुरू में घटेगा, इसलिए जब हम लोग
एक्स एक्सिस में आगे की ओर बढ़ेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे कि जो डेल्टा का मान है, विचलन कोण का मान है, पहले तो घट रहा है, उसके बाद आई को बढ़ाए एक स्थिति में आने के बाद तो विचलन कोण भी बढ़ने लगा। और इस प्रकार से सुंदर सा यू शेप का यानी कि पैराबोलिक ग्राफ हमको यहाँ पर देखने को मिलता है आई और डेल्टा के बीच में। और ये जो सबसे नीचे का मान है, लोएस्ट मान है डेल्टा का, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि न्यूनतम विचलन कोण। यदि हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा के संगत कोई भी डेल्टा का मान हम ले रहे हैं तो उसके संगत अपतन कोण के दो मान होंगे, जिसको I1 और I2 से दर्शाया जा रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जानते हैं कि यदि प्रकाश के मार्ग को पलटा जाए तो प्रकाश कितने बार भी अपवर्तन हो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर भी ये सत्य है। यहाँ पर डेल्टा का मान वही है, लेकिन I1 और I2 दो अलग अलग आपतन कोण हैं। इसका मतलब यदि इस चित्र में हम देखें तो PQ पहले आपतित किरण थी जिसका आपतन कोण I1 था, और RS निर्गत किरण थी जिसका कोण I2 था। यदि हम प्रकाश के मार्ग को पलट दें यानी कि RS आपतित किरण बने तो निर्गत किरण हो जाएगा QP यानी कि I2 बनेगा आपतन कोण और I1 बन जाएगा निर्गत कोण। प्रकाश जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से पलटकर वापस चले जाएगी। अब हम इस ग्राफ से एक और निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में देखें तो यहाँ पर अपतन कोण का एक ही मान है। न्यूनतम विचलन कोण के संगत अपतन कोण का केवल एक ही मान होता है, यानी कि जब डेल बराबर डेल्टा m हो वहाँ पर अपतन कोण और निर्गत कोण दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि I1 बराबर होगा I2। इस प्रकार इस ग्राफ से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, जब डेल बराबर डेल हो यानी विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो तो उस स्थिति में I1 बराबर I2 होता है, यानी कि अपतन कोण बराबर निर्गत कोण होता है। अगर अपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हुए यानी कि दोनों ही अपवर्तक पृष्ठों में जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है दोनों का झुकाव एक ही होगा, दोनों बराबर कोण से झुके होंगे, यानी कि जो अंदर अपवर्तक कोण बन रहा है R1 और R2 ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे R1 बराबर R2। और यदि आधार है जो प्रिज्म के इनके दोनों कोण बराबर हुए उस कंडीशन में जो अपवर्तित किरण है वो आधार के समांतर हो जाएगी। और इस प्रकार का चित्र हमको देखने को मिलेगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक ही कोण में झुके हैं और जो अपवर्तित किरण है वो आधार के समांतर होगी। अब हम इन्हीं निष्कर्षों से प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब हम साइन आई और साइन आर का मान यदि सूत्र में रख दें तो इससे हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। निष्कर्षों के अनुसार न्यूनतम विचलन की स्थिति में यानी कि जब डेल बराबर डेल एम होगा तो दो चीज़ें हमने पाई, I बराबर I1 इसको हम लोग I के बराबर मान लेते हैं, और दूसरा R1 बराबर R2 इसको हम R के बराबर मान लेते हैं। अब यही मान समीकरण 4 में हम रखेंगे जो हम व्यंजक ज्ञात करते समय लिए थे। समीकरण 4 क्या था? डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस A। अब इसमें हम I1 बराबर I2 बराबर I रख देते हैं, तो यहाँ से डेल बराबर डेल एम रखने पर हमें प्राप्त होगा डेल एम इक्वल टू 2I माइनस A। और यहीं से अगर पक्षांतर करते हैं तो हम देखेंगे डेल एम प्लस A बराबर 2I और I बराबर मिलेगा A प्लस डेल एम अपॉन 2। यह अपतन कोण का मान ज्ञात हो गया। समीकरण 3 से
R1 प्लस R2 बराबर A मिला था। अब R1 बराबर R2 बराबर R रख देने पर A बराबर 2R हो जाएगा और R का मान होगा A/2। इसे हम स्नेल के नियम में रख देते हैं, यानी कि अपवर्तनांक म्यू बराबर अब होगा साइन डेल m प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। और यही है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। यदि हमने जो प्रिज्म लिया है वो बहुत ही पतला है, यानी कि दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण है यानी प्रिज्म कोण वो बहुत ही कम है, उस कंडीशन में डेल m का मान भी बहुत कम होगा। उस कंडीशन में हम देखें तो ये जो फॉर्मूला है साइन डेल m प्लस A/2 ये भी हो जाएगा डेल m प्लस A/2 के बराबर, क्योंकि साइन में यदि कोई कोण ले रहे हैं और उसका मान बहुत कम है तो वो उस कोण के बराबर ही होता है। जैसे हम जानते हैं साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर भी ये साइन डेल m प्लस A/2 बराबर हो जाएगा डेल m प्लस A/2। अब साइन A/2 भी हो जाएगा A/2 और इस मान को इस अपवर्तनांक सूत्र में रखने पर हमको मिलेगा म्यू बराबर डेल m प्लस A/2 अपॉन A/2। 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो म्यू बराबर होगा डेल m प्लस A अपॉन A। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू A बराबर डेल m प्लस A और डेल m बराबर होगा म्यू A माइनस A कॉमन लेने पर डेल m बराबर A ब्रैकेट के अंदर म्यू माइनस 1 और ये संबंध है न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में। यानी कि जो न्यूनतम विचलन कोण का मान है वो निम्न कारणों पर निर्भर करता है। पहला तो प्रिज्म के कोण पर। कैसे निर्भर करता है? समानुपाती सूत्र से समझ में आ रहा है हमें, यानी कि प्रिज्म कोण अधिक होगा तो न्यूनतम विचलन कोण का मान भी अधिक होगा। दूसरा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार संबंध है? यहाँ पे डेल m समानुपाती होगा म्यू माइनस 1 के, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि अधिक हुआ तो न्यूनतम विचलन भी अधिक होगा और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि कम हुआ तो न्यूनतम विचलन का मान भी कम होगा। तीसरा कारक है प्रकाश के रंग पर। यह किसी समीकरण में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि अपवर्तनांक संबंधित है तरंग दैर्ध्य से, यानी कि प्रकाश के रंग से। जिस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और अपवर्तनांक अधिक होगा तो न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक हो जाएगा, यानी कि बैगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यानी कि उसका अपवर्तनांक कम होता है, यानी कि उसका न्यूनतम विचलन कोण भी कम होगा।